बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट टू प्रोसीड आवर फर्स्ट एमसीक्यू। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड ऑन। नेटो को कब बनाया गया था? 4 अप्रैल 1949 में। कोल्ड वार पीरियड के फ़ौरन बाद से ये एक मिलिट्री अलायंस था जिसको लीड कौन कर रहा था? वेस्टर्न ब्लॉक। और वेस्टर्न ब्लॉक को लीड कौन कर रहा था? यूएसए। अगर हम बात करें कि इसकी मेंबर कंट्रीज़ इस वक्त कितनी हैं, तो जब इसको बनाया गया था उस वक्त इसकी मेंबर कंट्रीज़ 12 थी, लेकिन करंटली इसकी मेंबर कंट्रीज़ 30 हैं। 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 2 जो हैं वो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और एक जो है वो यूरेशियन कंट्री है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम ब्रसल्स में है। तो 12 मेंबर्स ने इस मिलिट्री अलायंस को स्टार्ट किया था और इस वक्त 30 इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया ने 2020 में इसको ज्वाइन किया है। 30th जो कंट्री है जिसने मोस्ट रिसेंटली नेटो को ज्वाइन किया है, दैट इज़ नॉर्थ मैसेडोनिया। सो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो गया। 4 अप्रैल 1949। हाउ मेनी कंट्रीज हु साइन द ट्रीटी नेटो? तो कितनी कंट्रीज़ ने इसको इनिशियली साइन किया था? 12 कंट्रीज़ ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो, सीटीबीटी या एनपीटी? तो पूछा ये जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है? नेटो, क्योंकि नेटो जो है दैट वाज अ मिलिट्री अलायंस और ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से रिलेटेड नहीं था। वियना कांग्रेस टुक प्लेस इन द ईयर, तो ये 1814 से लेके 1815 तक। वियना कांग्रेस जो है आपको पता है वियना से समझ आ रही है कि ये एक मीटिंग थी अमंग द डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन मोनार्कीज़, क्योंकि 1815 की बात हो रही है। 1815 में मोनार्कीज़ थी यूरोप के अंदर। डिफरेंट मोनार्कीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने यूरोप में जो डिफरेंट इश्यूज़ थे उनको आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बजाय पीसफुल मीन्स के ज़रिए से सॉर्ट आउट करने के लिए एक मीटिंग की ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल सिटी है वियना में ये मीटिंग हुई, तो इसलिए इसको वियना कांग्रेस कहा जाता है। और जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप है वो भी एक सीरीज़ है डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंसेस की, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस की। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ 1814 to 1815. The decisions of the UN Security Council are made by an affirmative vote of 9 members. आर्टिकल 27 यूएन चार्टर का ये कहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो डिसीशंस लिए जाएंगे वो कितने मेंबर्स के अफर्मेटिव वोट से लिए जाएंगे? एटलीस्ट 9 मेंबर्स। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज साइंड इन द ईयर। तो ये 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन हो गया था। कब? 10 दिसंबर 1948। वसाई पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, तो ये वर्ल्ड वार 1 के फ़ौरन बाद की पीस कॉन्फ्रेंस है, पीस ट्रीटी है। तो ये कब हुई थी? ये 28 जनवरी 1919 में। और इसी ट्रीटी में जो जर्मनी है उसके ऊपर भारी जंगी जुर्माने आयद किए गए थे और इसी के बाद से लीग ऑफ नेशंस को कायम किया गया था। The Treaty of Versailles was one of the peace treaties that was signed at the end of World War I. वर्ल्ड वार 1 1914 से लेकर 1918 तक का पीरियड है और उसके फ़ौरन बाद ट्रीटी ऑफ वसाई साइन हुई थी। The Treaty of Versailles ended the state of war between Germany and the Allied powers. It was signed on 28 जून नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है 28 जनवरी 1919। और यहाँ पर इसकी सिग्नेटरी कंट्रीज़ भी याद रख लें कि ये किस किस के दरमियान में हुई थी? जर्मनी एंड द अलाइड पावर्स, यानी जो विक्टर पावर्स थी, जो जंग जीत गई थी, उनके दरमियान और जर्मनी के दरमियान ये ट्रीटी साइन हुई थी। साक परमानेंट सेक्रेटेरिएट इज़ लोकेटेड एट। साक क्या है? ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन कंट्रीज़ की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? वो खटमंडू में है। अगरचे यहाँ पर इसका कोई भी आंसर नहीं है। यहाँ पर 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि सार्क जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 1985 में कायम किया गया था और इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? खटमंडू में। और अगर बात करें कि ये कायम कहाँ पर हुई थी, तो ये ढाका में कायम हुई थी और इस वक्त इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं दे आर 8। 2007 में अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था और अफगानिस्तान के इसको ज्वाइन करने से इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो
8 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफिस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक इम्पॉर्टेंट आर्गन है, उसका ऑफिस कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है इसके 6 मेन आर्गन्स हैं, जिसमें से 5 जो आर्गन्स हैं उनके हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में हैं, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेड ऑफिस हेग में है। तो जो 5 हैं उनमें से किसी का ऑफिस या हेड ऑफिस आपसे पूछ लिया जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को इज इन। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, यानी फ्रांस में। नेक्स्ट इज विच यूएन बॉडी डील्स विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यूनाइटेड नेशंस की कौन सी बॉडी माहौल से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डील करती है? तो ये यहाँ पर UNEO लिखा हुआ है। इट इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या है? UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कीनिया में है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज जो हैं ये एडवांस्ड इकोनॉमीज पे मुश्तमिल कंट्रीज हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड US। अब यहाँ पर देखें कि जो कनाडा और US हैं ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं। फ्रांस, जर्मनी, इटली और UK ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, और जापान ये एशियन कंट्री है। तो G7 के अंदर 3 कॉन्टिनेंट से कंट्रीज शामिल हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन हैं, 4 यूरोपियन कंट्री हैं और 1 एशियन कंट्री है। तो यहाँ पर कौन सा कंट्रीज में शामिल नहीं है? इंडिया, क्योंकि UK भी इसका पार्ट है, USA भी है और जापान भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन G8। अब G8 के जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस लिखे गए हैं वो सारे रॉन्ग हैं, क्योंकि G8 और G7 इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जब रशिया ने अपनी परमानेंट मेंबरशिप विदड्रॉ कर ली थी G7 कंट्रीज से, तो ये वापस G8 से तो ये वापस G7 बन गया था। 2017 में रशिया ने परमानेंटली अपनी जो मेंबरशिप थी वो कैंसिल कर दी थी, तो ये अगेन अब G7 ही है। यानी G8 कोई डिफरेंट या अलग से ग्रुप नहीं था, बल्कि G7 में जब रशिया ऐड हो गया तो इसको G8 कहा जाने लगा, और जब दोबारा से रशिया ने अपनी मेंबरशिप विदड्रॉ कर ली तो इसको G7 कहा जाने लगा। तो इसको आपने याद रखना है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर्म्ड इन। पहले भी हमने सार्क की बात की है, तो सार्क कब बनी थी? ये 1985 में बनी थी, 1985 में। कहाँ पर? ढाका में। और इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो नेपाल के कैपिटल सिटी खटमंडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी WTO। ये 1 जनवरी 1995 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। जनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपने याद रखना है। The World Trade Organization headquarter is situated in Geneva. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is a, क्या ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है? तो इट इज़ a sort of cultural organization. पाकिस्तान joined the UN in the year of। पाकिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस के साथ ही UN को ज्वाइन कर लिया था। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान UN की मेंबर कंट्री बन गया था। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज लोकेटेड इन। तो ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी वियना में है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वियना। और वियना को आपको पता है कि वियना का जो कैपिटल, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल सिटी है वियना, इसे सिटी ऑफ ट्रीटीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट ट्रीटीज साइन हुई हैं। लाइक अगर हम बात करें कंसोलर कन्वेंशन की 1963, तो वो भी वियना में साइन हुआ। डिप्लोमेटिक कन्वेंशन 1961, तो वो भी वियना में साइन हुआ। अभी हमने पीछे कांग्रेस ऑफ वियना की बात की थी। तो इस डिफरेंट ट्रीटीज़ जो कि यहाँ पर साइन होती हैं, इसलिए इसे सिटी ऑफ ट्रीटीज़ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि पाकिस्तान ने सेंटो और सीटो से अपनी मेंबरशिप कब विदड्रॉ कर ली? तो ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस के बाद से पाकिस्तान ने अपनी जो मेंबरशिप है वो विदड्रॉ कर ली थी सीटो और सेंटो से। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ UNO इज 6। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो 5 ऑर्गन्स हैं, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और सेक्रेटेरिएट।
इनके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं, जबकि जो 6th ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दैट इज लोकेटेड इन हेग, द नेदरलैंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस? कौन सा मिलिट्री अलायंस नहीं है? यूरोपियन यूनियन इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड एट, यूएनओ किस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में बनी? सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया था। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ, तो ये एक नॉर्वे के पॉलिटिशियन थे। ये यूएन के पहले सेक्रेटरी गुजरे हैं, ट्राइगिव लाई, तो ये याद रखना, ये अक्सर पेपर में आ जाता है, ट्राइगिव लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क? तो आपको पता है कि इसमें से चाइना जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, दीज आर द साउथ एशियन कंट्रीज, सो दे आर द पार्ट ऑफ सार्क। इंडिया वॉज इलेक्टेड एज ए प्रेजिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूएन, तो 1953 में, और जो करंट प्रेजिडेंट हैं जनरल असेंबली के वो अब्दुल्ला शाहिद हैं, ये मालदीव से हैं, और ये 76th प्रेसिडेंट है। और एक प्रेसिडेंट जो होता है यूएन जनरल असेंबली का वो 1 साल के लिए होता है, तो उसका जो टर्म लेंथ है, जो उसकी ड्यूरेशन है, वो 1 ईयर है। विच ऑफ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द मोस्ट डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस? डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस किस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के हैं? तो ये हैं यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन यूनियन का पहला जो नाम था वो था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और ये 1957 में कायम किया गया था। 1993 में EEC को रिप्लेस कर दिया गया था विद यूरोपियन यूनियन, तो इसका जो करंट नेम है यूरोपियन यूनियन, वो कब रखा गया? 1993 में, और जो इसका ओरिजिन है वो 1957 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ नॉट रेटिफाइड द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी? ये कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यूएस ने अभी तक इसको अपनी डोमेस्टिक पार्लियामेंट से रेटिफाई नहीं किया। इन इंटरनेशनल रिलेशंस अ ग्लोबल सिस्टम कंटेनिंग 2 डोमिनेंट पावर इज कॉल्ड? जब 2 डोमिनेंट पावर्स ग्लोबल सिस्टम को कंटेन कर रही होती हैं, तो जो स्ट्रक्चर होता है उसे बाइपोलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। द एक्सिस पावर्स इन वर्ल्ड वॉर 2 डिड नॉट इंक्लूड द कंट्री, तो एक्सिस और अलाइज इन दोनों को समझ लेते हैं। जो वर्ल्ड वॉर 2 है, इसका ड्यूरेशन 1939 से लेके 45 तक है। एक्सिस में जर्मनी है, इटली है और जापान है। अलाइड में फ्रांस है, यूके है, यूएस है, सोवियत यूनियन है, एंड टू सम एक्सटेंट चाइना। सो एक्सिस पावर में कौन सी शामिल नहीं है? तो एक्सिस पावर में सोवियत यूनियन शामिल नहीं है। 33 इसी क्वेश्चन की रेपिटेशन है। द एक्सिस पावर इन वर्ल्ड वॉर 2 डिड नॉट इंक्लूड द कंट्री सोवियत यूनियन। Germany, Italy and Japan were the political and military allies in World War II that called, तो इन्हें क्या कहा जाता था? Axis powers. A single dominant power can promote world peace comes from the theory of, तो इसे कहा जाता है hegemonic stability. Hegemonic stability theory का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? कि जो सिंगल डोमिनेंट पावर है वो वर्ल्ड पीस को प्रमोट कर सकती है। The process through which a country can assess its capacity to meet citizens' basic human needs and standard of living is known as development. The UN Charter gives the power to take collective action to maintain peace and security to, तो ये किसको देता है UN Charter? ये पावर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है कि इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। द पीरियड ऑफ रवांडन जेनोसाइड मैसेकर वाज 100 डेज। ये 100 डेज का एक सिविल वार थी, मैसेकर था 2 ग्रुप्स के दरमियान, और इनका जो बेसिक फैक्टर था इस जेनोसाइड, या आप ये कह लें कि इस सिविल वार के पीछे, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट थी, वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी। हु स्लाटर द रवांडन तुत्सी एथनिक ग्रुप? तो इनको स्लाटर किसने किया था? हुतूज ने। नेक्स्ट इज करंटली इन 2016 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर, तो यूएन 2016 में जो यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस थे वो 16 थे, लेकिन इनका नंबर चेंज होता रहता है। और यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में सबसे ज़्यादा जो ट्रूप्स भेजे जाते हैं वो बांग्लादेश के भेजे जाते हैं, पाकिस्तान के भी जाते हैं, लेकिन ये 7th नंबर पे हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर कंट्रीब्यूटिंग मिलिट्री एंड पुलिस पर्सोनल फॉर पीस कीपिंग मिशंस? तो ये 122 हैं, लेकिन ये नंबर भी चेंज होता रहता है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग वाज डेवलप्ड, तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कब डेवलप किया गया था? ड्यूरिंग कोल्ड वार, आफ्टर कोल्ड वार, बिफोर कोल्ड वार, ड्यूरिंग कोल्ड वार।
द फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन वाज लॉन्च्ड इन, तो ये पहला जो मिशन था वो 1948 में लॉन्च किया गया था। जब इसराइल की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1948 में, तो उसके फ़ौरन बाद इसराइल और जो अरब कंट्रीज़ थी उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई। आप ये कह रहे हैं कि अरब पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुई, तो उस वक़्त जो पहला यूएन पीस कीपिंग मिशन था उसको लॉन्च किया गया। वेयर द फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग मिशन वाज सेंट, तो ये कहाँ पर भेजा गया था? इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में। हु इज़ द फादर ऑफ यूएन पीस कीपर्स, तो ये लेस्टर बॉल्स पियर्सन को फादर ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशन कहा जाता है, और इसके लिए इसे नोबेल पीस प्राइज़ भी अवार्ड किया जा चुका है। द नोबेल पीस प्राइज़ वाज अवार्डेड टू द यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज इन, तो ये इनको 1957 में नोबेल पीस प्राइज़ अवार्ड किया गया था। द यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस वाज क्रिएटेड इन, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये 1992 में क्रिएट किया गया था। द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन, तो यहाँ पर इसका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये लीग ऑफ नेशन है जो फर्स्ट फॉर्मल एंड ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ट्रीटी ऑफ वसाई के बाद से क्रिएट की गई थी। ट्रीटी ऑफ वसाई जो है वो 1919 में साइन हुई थी, और लीग ऑफ नेशंस 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी। द नॉन अलाइंड मूवमेंट हैज़, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट के कितने मेंबर्स हैं? 120 मेंबर्स हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट के ऊपर एक कंप्रीहेंसिव और डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। द नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज फाउंडेड इन बेलग्रेड इन, तो ये 1961 में नॉन अलाइंड मूवमेंट एस्टेब्लिश की गई थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेम फाउंडिंग लीडर्स, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक्चुअली इसका आइडिया लॉन्च किया था। तो जवाहरलाल नेहरू इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग लीडर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेम फाउंडिंग लीडर्स, तो ये जवाहरलाल नेहरू। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। बेंडोंग कॉन्फ्रेंस वाज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट दैट वाज हेल्ड इन 1955। Traditionally, international organizations have been conceived as formal institutions whose members are states. ट्रेडिशनली पूछा जा रहा है, प्रेजेंट डे में बहुत सारे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको भी वेटेज दी जाती है और उनका ओपिनियन भी कंसिडर किया जाता है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस IGOs हैव अ स्पेशल लीगल स्टेटस अंडर द UN चार्टर, नो अंडर द इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव अ स्पेशल लीगल स्टेटस। द फर्स्ट ग्लोबल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिवर्सल मेंबरशिप वाज लीग ऑफ नेशंस दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1920 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। द काउंसिल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव इज द ऑर्गन ऑफ, तो ये लीग ऑफ नेशंस का एक बेसिक ऑर्गन था। द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस वाज क्रिएटेड बाय लीग ऑफ नेशंस। यहाँ पर परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की बात हो रही है, ना कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज क्रिएटेड बाय लीग ऑफ नेशंस। विच स्टेट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ EU, इनमें से कौन सी स्टेट EU का पार्ट नहीं है? तो डेफिनेटली इसका आंसर है USA, क्योंकि USA जो है वो एक यूरोपियन कंट्री नहीं है, वो एक वेस्टर्न कंट्री है दैट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। The roots of the European Union found in the process of Paris Treaty in which Germany and France agreed to merge their steel and coal industries in 1951। और मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि इस EEC यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी 1957 में, और बाद में इसका नेम रिप्लेस कर दिया गया था विद यूरोपियन यूनियन। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस वाज क्रिएटेड इन, तो ये 1969 में क्रिएट की गई थी। करंटली OIC मेंबरशिप कितनी है? तो ये 57 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। द क्रिएशन ऑफ OIC वाज द नेचुरल एंड यूनिफाइड रिस्पॉन्स ऑफ द मुस्लिम्स अगेंस्ट द इजरायली एग्रेशन, क्योंकि 1948 के बाद जब इजरायली एग्रेशन हुई और वो जो UN का पार्टीशन प्लान था उसके पार्टीशन प्लान के दिए जाने के बावजूद बहुत सारे जो इलाके थे वो इजराइल ने बाय फोर्स छीन लिए थे। तो उसके बाद से जो मुस्लिम्स हैं दे सार्ट कि हमें हमारा एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स जाना चाहिए, तो उसके बाद OIC को इस्टेब्लिश किया गया। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ASEAN, तो ये जो एसोसिएशन है ये कब इस्टेब्लिश की गई थी? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वाज फॉर्म्ड इन 1967 में। 11 कंट्रीज़ अभी ASEAN की मेंबर कंट्रीज़ हैं। द फर्स्ट NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो जो पहली नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो 1839 में इस्टेब्लिश की गई थी।
जिसका नाम था एंटी स्लेवरी सोसाइटी। द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव अ कमर्शियल ऑपरेशन एंड सब्सिडरीज इन 2 और मोर कंट्रीज, तो उन्हें कहते हैं MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। वन ऑफ द अर्लीस्ट MNCs was the East India Company, which was formed in the late 17th century. According to UN Charter, the only permissible use of force, यानी जब आप ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, is self defense. In 1948, Universal Declaration of Human Rights was passed by the UN. तो UN की कौन सी बॉडी ने 1948 में इसको पास किया था? जनरल असेंबली ने। Under the Universal Declaration of Human Rights, the basic principles are fundamental to human dignity are, ये कितने हैं? Their number is 30. Under Vienna Declaration called for the creation of the United Nations High Commission for Human Rights in, तो ये कब कायम किया गया था? 1993 में। Next is a treaty in force since 1953 that established international machinery for the protection of human rights was accepted by, कितनी स्टेट्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था जी? तो इसका आंसर है 15 स्टेट्स, 15 स्टेट्स। द ट्रीटी ऑफ वसाई क्रिएटेड विच ऑर्गेनाइजेशन? 1919 में ट्रीटी ऑफ वसाई साइन हुई थी और उसके बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी 1920 में। द कॉन्सेप्ट दैट नेशंस सिचुएटेड इन ए जोग्राफिकल एरिया ऑफ शेयरिंग कॉमन कंसर्न्स कैन कोऑपरेट विद वन अनदर, तो इनको क्या कहा जाता है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक आसियान है, सार्क है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल पार्क कंपोनेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेज ये नेशनल पार्क का एक कंपोनेंट है, पॉपुलेशन भी है, मिलिट्री भी है, सम एक्सटेंट कल्चर इसके मुताबिक नहीं आएगा। Those individuals in each state who exercise the parts of making and implementing the foreign policy, वो individuals जिनका काम है foreign policy बनाना और उस पर अमल दरामद करवाना, तो उन्हें क्या कहा जाता है? Decision makers. Which of the following is not the feature of non-aligned movement? Neutral in world bloc. This is not the feature. And next is Bandung Conference was held in 1955. The leaders of 25 Asian and African countries met in 1955 in Bandung Conference. Self-determination doctrine can be found in the 14 points of President Woodrow Wilson. The Central Commission of Navigation on the Rhine was among the first that was initiated in the aftermath of Napoleonic War. Intergovernmental organizations within the state and among different states provide, तो ये क्या काम करती हैं? ये more political stability provide करती हैं। Last question is Interpol stands for International Criminal Police Organization. Interpol stands for International Criminal Police Organization. 82 MCQs हमने डिस्कस कर लिए हैं related to different international organizations, intergovernmental organizations, regional organizations and non-governmental organizations. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.